अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज करण गिल और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट इस के 2020 के सेशन में स्टार्स एकेडमी में मैंने आपको पढ़ाना है। तो हम स्ट्रेट इससे पहले मेरी ओरिएंटेशन में आपको सारी डिटेल्स बता दें सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई कैट के लिए। इस टॉपिक में से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। 2018 में 20 में क्वेश्चन आया 2, 2019 में इसमें 3 क्वेश्चन थे और 2016 में भी क्वेश्चन था। हर साल इसमें क्वेश्चन मस्ट रहा है। इस वजह से आप इस चैप्टर को फोकस करना है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। आपको पता है थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको चीजें पता चल जाए। उसके बाद हम चीजें आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि आप नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर को n से आप रिप्रेजेंट करते हैं और आपको नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू 100। लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है वो इंफॉर्मेटिव होगा, बेसिक आपकी रिवीजन होगी। उसके बाद आपको पता है कि आप होल नंबर्स पढ़ते हैं। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 अप टू 100। ये सारे होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो हर नंबर होते हैं, वो तमाम नंबर होते हैं जिसमें हर नेगेटिव नंबर के साथ उसका नेगेटिव भी मौजूद होता है। 0 भी शामिल होता है इसमें हर नंबर के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी उसका मौजूद होता है। 0 के बारे में बता दूं, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। इंटीजर 0 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स मैं बताता चलूं, रैशनल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट के लिए। इसमें से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया एंटी टेस्ट ई कैट में 2019 में, उससे पहले भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। रैशनल नंबर के सेट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर का सेट ऐसा सेट होता है जिसमें ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सके, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जो P और Q हैं वो दोनों किसको बिलोंग करते हैं? Z को। और Q जो है वो 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं, जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सके। ठीक है, द नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। फॉर एग्जांपल एक m नंबर है, अगर इस नंबर को हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। P ओवर Q की फॉर्म में लिखने के लिए जरूरी है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो भी इंटीजर हो, जो नीचे वाला नंबर वो भी इंटीजर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2/3 लिखा, ये रैशनल है कि नहीं इसको हमने जज करना है। ये इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। रैशनल नंबर की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक उसकी डेसिमल फॉर्म होती है जो आगे जाके पढ़ेंगे, दूसरी उसकी रैशनल फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। इसमें देखिए 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है तो ये नंबर रैशनल है। इसी तरह देखें -4 ओवर 3, ये नंबर भी रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि -4 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इस वजह से ये नंबर रैशनल है। इसके अलावा अगर मैं लिखता हूं 5 ओवर 7 तो ये नंबर भी ऑफ कोर्स रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इररेशनल नंबर्स की तरफ। इररेशनल नंबर के सेट को हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसमें जो P ओवर Q है वो दोनों किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को। और Q नॉट इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसमें मैं बता दूं ऐसे नंबर जिसमें P या Q में से कोई एक इंटीजर ना हो या दोनों इंटीजर ना हो तो तब नंबर इररेशनल होता है। P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी नंबर को P ओवर Q की फॉर्म में लिखते हैं तो हम
कंडीशन लगाते हैं ये भी इंटीजर हो ये भी इंटीजर हो। अब आप देखें √2/3 क्या ये नंबर रैशनल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखिए इंटीजर नहीं है और ये इंटीजर है। हमारी कंडीशन ये है कि p और q दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए। यहां पे देखिए ऊपर में इंटीजर नहीं है, नीचे वाला इंटीजर है, तो नंबर इरेशनल होगा। इसी तरह देखिए √5/√3 ये नंबर भी इरेशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नंबर भी इंटीजर नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं है, इस वजह से नंबर इरेशनल है। अगर हम बात करें √2 की तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा ऑफ कोर्स। कैसे? क्योंकि इसके नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है डिनोमिनेटर में। ये देखें ये इंटीजर नहीं है, ये है, बट हमारी कंडीशन है कि दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, इस वजह से नंबर इरेशनल होगा। उसके बाद बात करते हैं रियल नंबर्स की। हम रियल नंबर के सेट को हम R से डिनोट करते हैं और ये यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। अगर हम रैशनल नंबर भी सारे इकट्ठे कर दें, इरेशनल नंबर भी सारे इकट्ठे कर दें, ये सारे इकट्ठे कर दें तो वो नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। मैं आपको बताता हूं नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक रियल नंबर सिस्टम है और दूसरा हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। हम दोनों नंबर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा रियल नंबर वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा मेन चीज जो सारे टॉपिक में से हमने पढ़ी है वो ये है कि नंबर रैशनल क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमने स्टडी किया ऊपर दोनों इंटीजर हो, डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो तो रैशनल है, अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो वो नंबर इरेशनल है। अच्छा, ये जो मैंने आपको फॉर्म बताई है ये वाली, ये है किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शन में लिखा हुआ नंबर आप देखकर बता सकते हैं कि नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। अच्छा, 0 बताया रैशनल है कि इरेशनल है? 0 एक रैशनल नंबर। कैसे? इसको 0/1 लिखा जा सकता है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये नंबर एक रैशनल नंबर होगा। -3 क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं, ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि नंबर रैशनल कब होता है और इरेशनल कब होता है। ये है नंबर की फ्रैक्शन वाली फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो आप देखकर बता सकते हैं नंबर रैशनल है इरेशनल है। बट अब हमने पढ़नी है इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको बताता चलूं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ईकैट में वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हमारे पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, टोटल 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन होती हैं। मैं अब ये रिमूव कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थर्ड इसकी रिप्रेजेंटेशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन है। अभी सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शन की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर 1/2 लिखा होगा ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल इस वजह से दोनों इंटीजर हैं तो ये नंबर रैशनल है। अगर आप देखें √3/2 तो ये नंबर इरेशनल है क्योंकि ये वाला इंटीजर है और ये वाला इंटीजर नहीं है और ये वाला इंटीजर है, इस वजह से इरेशनल है। लेकिन अगर नंबर पॉइंट पे लिखा हो 1.221 तो आप कैसे देखकर बता
बताते हैं कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है, तो उसमें तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन है, मैं तीनों लिखता हूं। 2.3333 1.71567 अप टू सो। तो देखिए इसमें जो डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट होगा पॉइंट के बाद वाला, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है, और इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। जैसे 44.23, तो ये भी टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन है। क्यों है टर्मिनेटिंग? क्योंकि 23 पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं। 1.7812, तो ये नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट्स के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। रिकरिंग की तरफ आते हैं, अगर पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट, कोई दो डिजिट, कोई 3 डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ 4 डिजिट रिपीट कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। जैसे देखिए 13.212121, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट करता जा रहा है तो ये रिकरिंग डेसिमल होता है। अगर इसी तरह 4.17117172 कोई एक डिजिट, दो डिजिट, 3 डिजिट रिपीट करते जा रहे हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है? रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट ना फाइनाइट हो, ना वो रिकरिंग हो, ना रिपीट कर रहे हो, ना वो फाइनाइट हो, वो जो रिप्रेजेंटेशन है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग होती है। इसको आपने एक दफा बुक से जरूर रीड कर दें। इसमें देखें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स है इनफाइनाइट है, ना वो रिपीट कर रहे हैं, ना ही वो रिकर कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो क्या होगी? टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा नंबर को पॉइंट्स की फॉर्म में देख के कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है? तो बड़ा आसान तरीका है, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो तो इन दोनों केसेस में नंबर रैशनल होता है। इन दोनों केसेस नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। और अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो तो नंबर इरेशनल होता है। तो स्टूडेंट्स आपको नंबर देख के पहचान होगी है कि रैशनल नंबर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो कैसे गैस करते हैं, अगर वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो कैसे गैस करते हैं। याद रख लें, याद कर लें, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन हो तो नंबर रैशनल होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो तो नंबर क्या होता है? इरेशनल होता है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ईकैट के टेस्ट में। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था जो मैं करवा रहा हूं, विच वन इज अनरैशनल? ऑप्शन इसकी ये थी 1.3333 अप टू सो, बीटा ऑप्शन थी पाई, सी ऑप्शन थी √2 एंड लास्ट वन इज e पावर 1। तो हमने देखकर बता दिया कि नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर है। क्या इसका आंसर आपने बहुत से स्टूडेंट्स इसको आंसर कर भी दिया होगा। तो इसका आंसर ए है, ये नंबर जो है वो रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या है? रिकरिंग है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं इनफाइनाइटली, तो नंबर क्या होगा? रैशनल होगा। इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड ईकैट के ही टेस्ट में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो कौन सा है? Which one is an irrational number? ऑप्शंस हैं पाई, ऑप्शन है 3.1459, सी ऑप्शन है 22/7, डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीस। जी, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर डेफिनेटली ऑल ऑफ दीस सोच रहे होंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि इसका आंसर ऑल ऑफ दीस नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर ऑल ऑफ दीस नहीं सोचा होगा, लेकिन ये नहीं है। कौन सा नंबर इरेशनल है? तो इसका आंसर पाई। याद रखिएगा दो स्पेशल नंबर होते हैं, एक पाई 3.14592 अप टू सो, एक दूसरा ई होता है, ई को कहते हैं आइलर नंबर। इसकी वैल्यू होती है 2.7182 अप टू सो। ये दोनों नंबर इरेशनल होते हैं। क्यों इरेशनल होते हैं? क्योंकि
पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिजिट्स हैं, इस वजह से ये नंबर जो है दोनों इरेशनल होते हैं। याद रखिएगा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाई, इसको आपने याद रख लेना है। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ध्यान में आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू ये भी होती है, ये भी होती है। देखिए ये पाई की वैल्यू नहीं होती, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जो आप वैल्यूज लिखते हैं ना पाई की 22/7, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसकी जस्ट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये लाखों 7 लाख डिजिट तक मालूम हो चुकी है इसकी वैल्यू। तो ये एक रैशनल नंबर है पाई, ये रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट के पास फाइनाइट डिजिट्स हैं और ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसी तरह से 22/7 ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि पॉइंट, क्योंकि ये ऊपर वाला भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों क्या है, वो बिगर है। गॉट इट? इसके अलावा एक टॉपिक इसमें से आपने बुक से रीड आउट करना है, वह प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये टॉपिक आप घर बैठ के आपके पास बुक्स मिल जाएंगी, उसमें से आपने टॉपिक फॉर रीडिंग, जस्ट आपने इसकी रीडिंग एक दफा कर लेंगे, ठीक है। यहां तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो सारा रियल नंबर्स का, रियल नंबर से रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बता दिए। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको बताता चलूं, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर 1 से रिलेटेड। और अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं कैट के टेस्ट में, जस्ट ये 2 क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर आए हैं रियल नंबर वाले पोर्शन में से। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में से वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को दैट से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे नंबर्स जो जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकें, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसमें जो आयोटा है वो अंडर रूट -1 होता है। जब भी स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो आयोटा जनरेट हो जाता है। और इसमें जो a और b है वो खुद दोनों किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स को। ये बात याद रखिएगा, ये पार्ट दोनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला जिसमें आयोटा नहीं है, एक वो है जो आयोटा के साथ है। जो नंबर ये विदाउट आयोटा होता है, पार्ट होता है, इसको कहते हैं रियल पार्ट। इसको हम लिखते हैं RE ऑफ Z। ये जो आयोटा के साथ है, रियल पार्ट ये है जो आयोटा के साथ है, इसको कहा जाता है इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये B होता है, इसको कहा जाता है IM ऑफ Z। ठीक हो गया जी? जो रियल पार्ट है वो होता है विदाउट आयोटा, जो आयोटा के साथ मौजूद होता है। समटाइम कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ मौजूद होता है। ठीक हो गया? और इसमें आप 2-3 पॉइंट्स नोट कर लें। अगर इसमें a 0 हो जाए तो क्या बचेगा? z इक्वल टू आयोटा b, इसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। और अगर इसमें से b 0 हो जाए तो नंबर क्या बचेगा? z इक्वल टू a, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रियल नंबर। ये 2 पॉइंट्स आप यहीं से नोट कर लें कि अगर a 0 हो जाए तो वो प्योर इमेजिनरी होता है, अगर b 0 हो जाए तो वो रियल नंबर होता है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ इसके वो हमने पढ़ने ऑपरेशन। सबसे पहले है कॉन्जुगेट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b तो हम उसका कॉन्जुगेट कैसे करते हैं? इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट को बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? आयोटा का साइन चेंज करते हैं, उसे कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक हो गया? कॉन्जुगेट के बाद बात करते हैं मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। मॉडुलस से रिलेटेड ईकैट के टेस्ट में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, हम लेटर हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मैग्नीट्यूड को z मोड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है a² प्लस b²। अगर हम रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें
तो इसको हम कहते हैं मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल अगर नंबर 3 + 4 आयोटा है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेना है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो 3 - 4 आयोटा। अगर आप इसका मॉडुलस लेना है तो क्या होगा, 3² + 4² अंडर रूट, कितना होगा दैट का मैग्नीट्यूड 5। क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है। इससे रिलेटेड आप सेंटेंस नोट कर लें, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है उसको लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। और उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। इसको नॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, एक ही चीज है। और ये बेसिकली होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये बात याद रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस होता है उसका ओरिजिन से। रेडी? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का बता दिया। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे होने वाले कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं, देन हम उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चंस उसके करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। चार ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कर सकते हैं जी। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, तो हम इनको कैसे ऐड करते हैं, रियल पार्ट में ऐड होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो किस में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट, राइट। इसी तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, a सब्ट्रैक्ट करना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो सेम मेथड है एडिशन का, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, माइनस होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में से माइनस होगा। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, अगर a प्लस b आयोटा b है, c प्लस आयोटा d है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको सिंपल भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कैसे सिंपल मल्टीप्लाई होगा, acg प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर bb प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा आयोटा bc प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा आयोटा ad। ठीक हो गया? तो क्या बनेगा, ac आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। याद रखिएगा जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, प्लस आयोटा इनमें से कॉमन आ जाएगा bc प्लस ad। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई क्यों करवाते हैं, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करवाने पे इशू नहीं है। और याद रखिएगा यूईटी के टेस्ट में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो एक ये वाला था जो मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर यूईटी के टेस्ट में आया था, प्रोडक्ट ऑफ इसका पूछा हुआ था। उसके बाद डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं, इसका मेथड भी हम सीखते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन आपको करवाता हूं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल, उसका इमेजिनरी पार्ट, उसका कॉन्जुगेट, उसका मॉडुलस, उसके बाद हम इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अब इसी से इन सबसे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन है, द रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा इनटू 2 प्लस आयोटा, इसका हमने रियल पार्ट बताना है। इस ऑप्शन है जी 4, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है -4, ऑप्शन है 3 एंड नन। आगे क्या होगा आंसर, आप कर सकते हैं आंसर तो करेक्ट प्लीज।
अभी क्या करना है, आपने इसका रियल पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट बताने के लिए आपको सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाना अभी हमने सीखा, उसको हम डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर a - b वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो क्या बनेगा 4 स्क्वायर माइनस a बटा स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये 16 माइनस 2 स्क्वायर। क्या बनेगा 4 a बटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा नेगेटिव मान के। तो किसके इक्वल आंसर आ जाएगा 5। क्या आंसर आ जाएगा इसका 5। तो इसका रियल पार्ट 5 बनेगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा दैट इज नथिंग, 0 होगा इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा जी बीटा। क्यों नहीं समझ आ गई आपको इस बात की? जो रियल पार्ट है वो 19 नंबर का बता दिया। क्या है इसका आंसर 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ z equal to 4 minus 3 iota lies in which quadrant? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सी ऑप्शन है जी, डेल्टा ऑप्शन है। इसका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। हाँ जी, इसका कॉन्जुगेट है क्या होगा 4 + 3 iota। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट्स पॉजिटिव हैं तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका आंसर क्या होगा पहला क्वाड्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली, सब्ट्रैक्शन एडिशन बहुत इजी है। डिवीजन की तरफ चलते हैं स्ट्रेट। चलिए जी एक डिवीजन करना सीखते हैं। 1/2 2 + 4 इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। इससे रिलेटेड 2017 में क्वेश्चन आया है इक्वेट के टेस्ट में। इसका शॉर्टकट बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए बड़ा आसान मेथड है। जो आपके डिनोमिनेटर में नंबर मौजूद है आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देना। देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड क्या करना है, डिवीजन में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। दोबारा रिपीट करता हूं इसको। जो नीचे वाला नंबर है आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, उसके कॉन्जुगेट को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना है। और डिवाइड किससे करना है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। बट दोबारा इस बात को सुने, 1 + 3 iota इसको डिवाइड करना है हमने। जो नीचे वाला नंबर है आपने उसका कॉन्जुगेट ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको बताता हूं। 1 + 3 iota over 2 + 4 iota। हम सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। देखिए आपने ऊपर वाला नंबर वैसे लिखा रहने देना और नीचे वाले के कॉन्जुगेट को ऊपर लेकर जाना है, मल्टीप्लाई करवा देना। और डिवाइड किससे करना है, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर से। क्योंकि समझ आ गई आप लोगों को, ये बात दोबारा सुन ले। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना, रियल इमेजिनरी स्क्वायर से डिवाइड करना। इसको आप मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करना। 2 प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा -4 iota, ये से मल्टीप्लाई होगा +6 iota, ये से मल्टीप्लाई होगा -12 iota स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा जी 20। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लें। 2 + 2 iota + 12 iota के -1 होता है ओवर 2। तो क्या बन जाएगा ये 14 + 2 iota over 2। तो कॉमन लेके आप इसको सिंपलीफाई कर लें, iota over 10। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यूं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो क्या करना है, नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट जस्ट ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवाना है। उसको मल्टीप्लाई करना है, ये इसकी डिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्योंकि स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिवीजन वाला। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड 2 बार यूनिटी के टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ, दोनों करते हैं। अभी आपको डिवाइड करना आ गया होगा, आप इसकी थोड़ी ड्रिल करें तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं जी 1 + iota over 1 - iota। आपने इनको डिवाइड करो। सिंपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये ऐसे आएगी यूनिटी 1 + iota over 1 - iota। ऑप्शन है जी iota, नेगेटिव iota, 1 - 1 - iota। क्यों जी, क्या आंसर होगा इसका? आप जल्दी से
उसको फौरी तौर पे जो क्वेश्चन लिखा था उसे सॉल्व करने की ट्राई जरूर किया। अभी मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया? शॉर्टकट ये बताया कि आपने अगर शॉर्टकट मैंने ये बताया है कि अगर आपने दो नंबर्स को डिवाइड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे करना है, नीचे वाले का कंजुगेट ऊपर ले जाए और रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है। ऊपर अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, बल्कि ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर आप इसका ओपन कर दें, नीचे 2 बन जाएगा, 2 आयोटा बाय 2, तो क्या आंसर आ जाएगा? आयोटा, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आयोटा। गॉट इट जी? समझ आती? अब इससे रिलेटेड जो 4 पॉइंट्स आप नोट कर लें ताकि आप इजी होगा। ये मैं आपको चार रिजल्ट्स लिखवा रहा हूं, ये रिजल्ट्स आपको हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। सम टाइम होता है कि हमें अगर रिजल्ट्स याद हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। देखें, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं 1/1 माइनस आयोटा। अगर ये आयोटा के इक्वल होता है, इसको आप याद कर लें, ठीक है। 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अगर आपके पास 1 ओवर आयोटा हो तो वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, और अगर -1 ओवर आयोटा हो तो वो खाली आयोटा के इक्वल होता है। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ले लें तो वो 2 आयोटा के इक्वल होता है। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ले लें तो वो -2 आयोटा के इक्वल होता है। इन सब से रिलेटेड हम आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, अभी याद करने की एड्रेस। 1 प्लस आयोटा ये आयोटा के इक्वल होता है, ये नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है। 1 ओवर आयोटा नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है, नेगेटिव 1 ओवर आयोटा आयोटा के इक्वल होता है। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव 2 आयोटा होता है। तो ये आप रिजल्ट्स 6 याद कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने के लिए। क्यों जी? यहां तक कोई पॉइंट आपके ज़हन में है तो आप उसको सोच लें और उस पर फिर आप ऑनलाइन इसकी डिस्कशन कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जहां तक आपको डिवाइड करना आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब ईकैट के टेस्ट में इससे रिलेटेड जो 2018 में क्वेश्चन आया हम वो करते हैं। अब आप इसको आंसर फौरी तौर पर दे सकते हैं, ओवर 7 आयोटा। ये 2017 में 18 में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड जी। आंसर है जी 5/7 -2/7 आयोटा। बीटा ऑप्शन है 5/7 प्लस 2/7 आयोटा। सी ऑप्शन है -5/7 -2/7 आयोटा। डेल्टा ऑप्शन है -5 प्लस 2/7 आयोटा। जी आप आंसर दें स्टूडेंट्स, शाबाश, ट्राई करें जरा इसको, देखिए क्या आंसर आता है। देखिए अब हमने जो डिवीजन सीखी है आप इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है तो उसको एंटी टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम चैलेंज। टाइम चैलेंज है कैसा, एक एमसीक्यू सॉल्व करने 40 सेकंड का टाइम होता है, तो अगर इजी क्वेश्चन हो तो उसे इजी अप्रोच से सॉल्व किया करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें अब इसकी क्या इजी अप्रोच है, इसको सिंपल डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है तो इसको वैसे अलग कर दें, 5 आयोटा ओवर 7 आयोटा। इस नंबर को दोनों के साथ अलग अलग कर दें। अब आप देखिए 2/7, ये आयोटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, अभी पढ़ा ना हमने 1 ओवर आयोटा, और ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा -5/7। क्या आंसर आ जाएगा इसका? -5/7 -2/7 आयोटा। तो ये इसका आंसर होगा। ये देखें आपको डिवाइड नहीं करना, जरूरी नहीं कि हर दफा वही टेक्निक यूज करिए, हमने सीखी हुई है। सम टाइम क्वेश्चन आसान है तो वो आसानी से ही सॉल्व होता है, उसके लिए आपको मुश्किल तरीका अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? -5/7 -2/7 आयोटा। क्लियर? अच्छा जी, ऑपरेशंस पढ़ने के बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज आप वैसे भी डेफिनेटली पढ़ेंगे सारी, लेकिन मैं इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस आयोटा b से। आप याद रखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज एन ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो आप एक भी लिख दें। जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो कॉमा नहीं लिखते, हम आयोटा लिखते हैं, जिस कॉमा लगा देते हैं, ठीक है।
इन प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान से पढ़ना है। नहीं, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने लगा हूं, फिर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? -a -b। ठीक हो गया। दोनों का साइन चेंज कर दो तो एडिटिव इनवर्स होता है। उसके बाद मैं सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज कहूंगा, इसका मतलब नहीं इसकी 4 प्रॉपर्टीज और इसकी 10 प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ लेनी जो जैसे रियल नंबर की हैं जैसे इसकी हैं, बट ये क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज है जो आपने करनी है। ये 2 प्रॉपर्टी एडिशन की हैं, 2 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना वो 1 0 होती है। ये वाला क्वेश्चन भी ईकैट के टेस्ट में आया, अब इसको याद रख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 0 होती है। जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? दोनों का साइन चेंज करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 होती है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? a प्लस एटा b। इधर देखें, ये a लिखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अभी फिलहाल ये प्रॉपर्टीज आप एटलीस्ट याद कर लें, हम इसका शॉर्टकट पढ़ेंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जी। हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनको आपने याद कर लेना है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 होती है, इनवर्स दोनों का साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 0 होती है और इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है, इसको आप याद करें। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द एडिटिव इनवर्स ऑफ conjugate of 3 minus 2 iota is, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। 3 minus 2 iota, बीटा ऑप्शन है -3 minus 2 iota, सी ऑप्शन है 3 minus 2 iota, डी ऑप्शन है -3 plus 2 iota। क्यों? इसका आंसर होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन 2 चीजें पूछेंगे। सबसे पहले हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है, एडिटिव इनवर्स लेना है, कॉन्जुगेट भी लेना है। अब इसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, वो जल्दी में इसका एडिटिव इनवर्स लेके आंसर दे देते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, कीवर्ड तलाश करना है। इसमें कीवर्ड क्या है? कॉन्जुगेट। इनवर्स तो लेना ही हमने, पहले एडिटिव इनवर्स लेते हैं, एडिटिव इनवर्स। हाँ जी, पहले इसका कॉन्जुगेट ले ले, जो मर्जी करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। 3 + 2 है, इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका एडिटिव इनवर्स लेना है, तो क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स? 3 - 2 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेटा ठीक है जी, आपने दोनों चीजें लेनी है, आपने एडिटिव इनवर्स भी लेना और आपने कॉन्जुगेट भी लेना। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो ईकैट के टेस्ट में 2017 में क्वेश्चन आया है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो ये था, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10/3 - iota is। अब इसको सॉल्व करें, देखते हैं आप आंसर इसका दे पाते कि नहीं दे पाते। हाँ ये क्या आंसर होगा? जस्ट राइट। एडिटिव इनवर्स बताना। देखिए ये क्वेश्चन में फिर बात, मैंने कहा कि वर्ड तलाश किया करें। इसमें एडिटिव इनवर्स भी पूछा हुआ है, इसमें डिवीजन भी पूछी हुई है। तो सबसे पहले आपने नंबर को डिवाइड करना है, उसके बाद आपने इनवर्स बताना है। डायरेक्टली आप उसका इनवर्स नहीं बता सकते। देखें 10/3 - iota, अभी मैंने डिवाइड करने का शॉर्टकट आपको बताया था, क्या था? अब देखें, जब तक लेक्चर खत्म नहीं होता ना, उसका कंटेंट आप रिपीट करते रहे। हमने पढ़ा डिवीजन फिर आ गया, हमने पढ़ा एडिटिव इनवर्स फिर आ गया जी। ऊपर वाले नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे क्या करना है? 3 स्क्वायर प्लस रियल स्क्वायर प्लस इमेजिन। यही हमने डिवाइड करने का शॉर्टकट सीखा हुआ था ना। 10 × 3 + iota/10, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा।
अब कुछ स्टूडेंट्स यही पे रुक जाएंगे, वो इसका आंसर फौरी तौर पे क्या कर देंगे, सी जो गलत होगा। और भैया आपसे ये तो नहीं पूछा हुआ कि ये नंबर्स डिवाइड करके बताएं, आपसे आगे पूछा हुआ इसका एडिटिव इनवर्स बताएं क्या है, तो क्या होगा एडिटिव इनवर्स इसका -3 -8 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बीटा आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि यहां तक हमने पढ़ लिया एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चंस करते हैं, इससे हमने पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन हम करेंगे, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ऑप्शन है क्या आंसर होगा, कैलकुलेट करें। आप फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मैं आप इसका शॉर्टकट बताता हूं। आप मैक्सिमम देखें, होगा ये कि यूएटी के टेस्ट में हर क्वेश्चन आसान नहीं होगा, हर क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं होगा। अब हमने 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा भी होगा क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व होगा, प्रॉपर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, प्रॉपर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं यूएटी के टेस्ट में, मैथमेटिक्स में खासकर। तो इस वजह से मैं शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा। इन शॉर्टकट्स का फायदा क्या होगा, इन शॉर्टकट्स पे हम टाइम सेव करेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेंथी, ठीक है। जैसे ये अगर आप इसको नॉर्मल सॉल्व करें 1 मिनट लगेगा, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा शॉर्टकट। इसका ट्रिक देखें क्या है, अगर आपने किसी भी नंबर का इनवर्स बताना है मल्टीप्लिकेटिव तो कैसे बताएंगे, आप इस नंबर का कॉन्जुगेट ले लेना है, गॉट इट। जिस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है उसका जस्ट कॉन्जुगेट लेना और डिवाइड किससे करना है आपने, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर से, तो आप इसका आंसर आ जाएगा 1 + 4/17। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अल्फा होगा। तो याद रखिएगा किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो आपने कॉन्जुगेट लेना है। क्या करना है आपने, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने डिवाइड कर देना है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर से, गॉट इट। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ z = बल्कि एक और स्टेटमेंट देते हैं, आपको मैंने बता दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, z इनवर्स। फिर एक और स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन एग्रीगेट में, द रेसिप्रोकल ऑफ z = 2 + 4/20। आपने इसका रेसिप्रोकल बताना है। याद रखिएगा रेसिप्रोकल का मतलब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी आंसर बता दें, 2 - 4/200, 2 - 4/400, सी ऑप्शन है। 2 - 4/, डेल्टा ऑप्शन है, नन ऑफ। जी आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। अब ये क्वेश्चन है, देखिए पहले मैंने बड़ा आसान सा क्वेश्चन करवाया, टेक्निक सिखाई, उसके बाद मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ किया। अगर आप क्वेश्चन का लेवल टफ किया तो आप इसका आंसर गलत देंगे, आप इसको सॉल्व करें आप इसका आंसर डेफिनेटली सही नहीं दे पाएंगे। काफी सारे लोग इसका आंसर करेंगे बीटा सोच रहे होंगे, कुछ ने सॉल्व भी कर लिया होगा, बीटा आंसर होगा, लेकिन डी आंसर कर रही है। अमेजिंग, कैसे? क्योंकि आप इस नंबर को में की पॉइंट मिस कर दिया कैलकुलेट करते हो। की पॉइंट क्या मिस किया कि एक नंबर है ही नहीं, ये 2 नंबर्स हैं। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, जब आपने बीटा आंसर दिया होगा, आपने सिर्फ इसको कंसीडर किया होगा, इसको कंसीडर ही नहीं किया होगा, तो दोनों का इनवर्स लेना है आप। बेटे याद रखिएगा 2 इनवर्स होंगे, 2 नंबर होंगे, दोनों का इनवर्स लेना पड़ेगा। 1/20 का इनवर्स क्या होगा, 20। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 - 4/2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक हो गया। इसका रेसिप्रोकल इसका इनवर्स होगा, और मल्टीपल इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है।
अब देखें एक मिस्टेक आपकी रेक्टिफाई होगी इस क्वेश्चन के साथ। आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप उसको देख सकते हैं। Z कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इनवर्स निकालना, इससे नेक्स्ट लेवल का देखें। पहले हमने इजी क्वेश्चन किया, इससे टफ क्वेश्चन क्या आ सकता है। इससे टफ क्वेश्चन अगर आया करें तो उसमें आपका बेसिक नॉलेज चेक हो रहा होगा। जैसे क्वेश्चन देखें, इफ Z इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन आपने Z का इनवर्स बताना है जी। क्या होगा Z का इनवर्स? cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा ओवर 1/2। बीटा ऑप्शन है 1/2 into cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सी ऑप्शन है 1/2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। डी ऑप्शन है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। जी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, क्या आंसर आपने निकाल दिया होगा? क्या होगा इसका? जी ट्राई किया करें, जब मैं क्वेश्चन लिखा करूं आप उसको सिर्फ लिखते वक्त ट्राई कर लेंगे, उसका आंसर बता दिया। तो वेरी इजी शॉर्टकट कि आप इस नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, इस नंबर का कॉन्जुगेट लें, क्या बनेगा? cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, राइट। डिवाइड किससे करना है आपने? रियल स्केयर प्लस इमेजिनरी स्केयर, रियल स्केयर प्लस इमेजिनरी स्केयर से डिवाइड कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा? cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाय 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों जी? ये बात समझ आ गई है? नोट कर लें आप जी। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीटेस्ट के लिए, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको बताया मैंने कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। आयोटा क्यूब किसकी? ये याद कर ले, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा 4 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये तीन बात याद कर ले, आयोटा स्केयर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। आयोटा स्केयर -1 होता है, आयोटा क्यूब जो है वो नेगेटिव आयोटा होता है, आयोटा 4 किसके इक्वल होता है? 1 से इक्वल होता है। स्टार्ट करते हैं। ये वैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये प्यास के टेस्ट में आया 2015 में। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। ऑप्शन है जी आयोटा, ऑप्शन है -1 नेगेटिव आयोटा, डेल्टा ऑप्शन है +1। इसको सॉल्व करना है। अगेन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट 5 सेकंड। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। शॉर्टकट बताऊंगा मैं। जो भी आयोटा की पावर होगी आपने इसे 4 पे डिवाइड कर देना। अगर आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर आती है उसको सॉल्व करना है तो आपने इसको किससे डिवाइड करना? 4 से। आप इस पावर को 4 पे डिवाइड कर दें, बताएं रिमाइंडर कितना आएगा? 2। जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। आयोटा की किसी भी पावर को सॉल्व करना है तो आपने इसे 4 पे डिवाइड करना है। जितना रिमाइंडर आएगा उसे आयोटा की पावर में लिख देना है, वही आंसर होगा। तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? -1 के। तो आंसर क्या होगा? -1। अब इसकी थोड़ी डील करते हैं, अब इसमें प्रैक्टिस अब अच्छी खासी हो जाएगी। आयोटा पावर 103 जी, आयोटा नेगेटिव आयोटा 1 नेगेटिव 1, क्या आंसर होगा? नहीं, आयोटा की पावर को आपने करना है डिवाइड 4 पे। अब अगर आयोटा की पावर ज्यादा बड़ी हो बेशक लास्ट 3 डिजिट को 4 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट का बेशक 4 पे डिवाइड कर लिया, पूरे नंबर को डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको 4 पे डिवाइड करें, बताएं रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो क्या आंसर होगा इसका? आयोटा पावर 1 ये आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? अल्फा। आयोटा की किसी भी पावर को सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि आपने पावर को 4 पे डिवाइड करना है। अगर पावर इससे ज्यादा बड़ी आ जाए, अगर पावर बहुत ज्यादा बड़ी आ जाए, फिर क्या करेंगे आप इसका? फिर भी आप इसका यही शॉर्टकट यूज करेंगे जो मैंने बताया, लेकिन आप इसको इजी कर देंगे। आप पूरे नंबर को नहीं डिवाइड करेंगे, आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 पे डिवाइड करेंगे। अगर आपने 4 पे डिवाइड करना हो तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना, आपने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 पे डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इसका आंसर होगा आयोटा पावर 3।
अब आयोटा पावर 3 किसके इक्वल होता है? नेगेटिव आयोटा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आप नोट कर लें क्या होगा देखिए। अच्छा, उसके बाद देखें अगर आयोटा पावर 28 लिखा होगा तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, सॉल्व कर लें। क्या आंसर इसका आपने निकाला? इसका आंसर आपने निकाला 1। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता चलूं, आयोटा की जो भी पावर 4 का मल्टीपल होगी उसका आंसर 1 होगा। अगर आयोटा की पावर 4 पे पूरी डिवाइड हो जाए तो आंसर 1 होगा। यहां पे आप देखें जैसे आयोटा 12 है, इसका आंसर 1 होगा। आयोटा 16 है, इसका आंसर भी 1 होगा। आयोटा -12 का आंसर भी 1 होगा, चाहे पावर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उसको 4 पे डिवाइड कर दे, पूरी डिवाइड हो जाए तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। आयोटा पावर -16 किसके इक्वल होगा? ये भी 1 के इक्वल होगा। तो यहां से आप एक पॉइंट नोट कर लें, अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हो तो आंसर किसके इक्वल होगा? 1। और यहाँ पे n कोई भी इंटीजर ले लें, इंटीजर मींस नंबर चाहे पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लें, आयोटा की पावर 4 पे पूरी डिवाइड हो रही है तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा? 1 के। अगर आयोटा की कोई भी पावर 4 पे पूरी डिवाइड हो रही है तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा जी? 1 के। ये नोट कर लें। इससे नेक्स्ट लेवल का क्या क्वेश्चन पॉसिबल है? लास्ट आपने बात याद कर ली है कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल का आंसर किसके इक्वल होगा। इससे मुश्किल क्वेश्चन इसमें से ये आए हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये जीके के टेस्ट में आया, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। ये जीके के टेस्ट का क्वेश्चन है। G1 -1 आयोटा नेगेटिव आयोटा। अब लेक्चर के फर्स्ट पार्ट पे चले गए। जब मैंने आपको आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था तो मैंने बताया कि पूरा नंबर किसके इक्वल होता है? आयोटा पे। याद करें, भी लेक्चर देखे हमने कुछ लिखा होगा, लेक्चर के पहले इससे हमने नहीं पढ़ा कि ये पूरा नंबर आयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? आयोटा के। अब आयोटा की पावर कितनी है? 8। क्या 8 4 का मल्टीपल है? ऑफ कोर्स है। तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? मानिए तो इसका आंसर होगा आयोटा की जो भी पावर 4 का मल्टीपल है स्ट्रेट, उसका आंसर किसके इक्वल होगा? 1। क्योंकि आयोटा की पावर को टैकल करना आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आयोटा की पावर सीरीज की फॉर्म में है, जैसे 1 प्लस आयोटा, आयोटा 3, आयोटा 4 अप टू 16 आयोटा 77, देन हम फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 0 76 आयोटा, आयोटा नेगेटिव आयोटा। जी बताया आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें? ये तो काफी लेंथी हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे, कितनी पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं ट्रिक बल्कि एक रिजल्ट बताता हूं। वो रिजल्ट ये है कि अगर आप देखें आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स, उनका सम हो तो वो हमेशा 0 होता है। आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स हो, उनका सम क्या होता है? 0। ये बात आप लिख लें। इसको मैं रिजल्ट लिखवा भी देता हूं। आयोटा की पावर 4 कंसेक्टिव आ गए, आयोटा पावर k + 3, तो इन चारों का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? 0। और इसमें जो k खुद किसको बिलोंग करता है? इंटीजर से। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का पावर का इसका आंसर नहीं होता। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखें, अब आप इसको लिखें तो ये आयोटा 76 तक ये 4 कंसेक्टिव पावर्स हैं, सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इससे आगे भी 4 कंसेक्टिव पावर्स हैं, सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह से 76 तक 4 कंसेक्टिव पावर्स बनती जाएंगी, सबका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लास्ट पे क्या बच जाएगा? जस्ट आयोटा 77 बच जाएगा। तो आयोटा 77 को सॉल्व करना आपको पता है कैसे सॉल्व करना है? पावर को किस पे डिवाइड करना है आपने? 4 पे। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? C होगा, आयोटा पावर 1। क्यों जी? क्लियर हो गया कि आयोटा की ज्यादा पावर आ जाए कैसे सॉल्व करना है? एक और क्वेश्चन करते हैं, आयोटा 2। अब इसमें गलती क्या होगी? आपने ये सीख लिया आयोटा की पावर को सॉल्व कैसे करते हैं, आपने ये सीख लिया आयोटा की मल्टीपल पावर कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें आप एक मिस्टेक कर सकते हैं, एक पॉसिबल मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे आप इसका आंसर निकाल लेंगे जी, शाबाश, जल्दी से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। इसका आंसर इजी नहीं है, बहुत सारे आप सॉल्व करें, आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब तक मैं ये जरूर कर ये सॉल्व किया होगा, आपने कर लिया होगा सॉल्व।
90%, बल्कि सबने इसका आंसर बीटा निकाला। चेक कर लें, अब इसका आंसर बीटा निकालना जो कि गलत होगा। ये पॉसिबल मिस्टेक है इस पूरे टॉपिक में से, इस क्वेश्चन में से। क्यों इसका आंसर देखें, यहाँ लिखा क्या है, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4 अप टू सो ऑन, आयोटा पावर 100 प्लस आयोटा पावर 101 प्लस आयोटा पावर 103 प्लस आयोटा पावर 103 लगा। अब मिस्टेक क्या की, आप इसको कैलकुलेट करते हो सिर्फ इसको 4 पे डिवाइड किया है, आप इसकी ये 2 पावर भूल गए हैं। ऐसा नहीं करना, अब इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे। देखें ये 4 पावर्स हैं, सम है, इसका आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के। 100 तक 4 कंसेक्टिव पावर्स का ग्रुप बनता जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। लास्ट पे एक पावर नहीं बचेगी, 3 पावर्स बचेंगी, तीनों का भी सॉल्व करना पड़ेगा। करने सॉल्व क्या होगा इसका आंसर, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3। ये आयोटा है, ये माइनस है और ये माइनस आयोटा है, जिससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आप सोच भी नहीं सकते थे कि डी आंसर है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का डी है। क्यों जी, यहां तक क्लियर होगी सारी बातें। ये चीज है जो पॉसिबल मिस्टेक आपने कर सकते हैं। इस वजह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने इसको कंप्लीटली रीड करना, उसमें कीवर्ड जरूर क्लास करना। जैसे इसमें कीवर्ड ये होता है 2 पावर्स। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इस चैप्टर का, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। अब तक 4 बार यूनिटी के टेस्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, पोलर फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा a प्लस आयोटा b। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, अगर नंबर आयोटा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब हमने पढ़नी इसकी पोलर फॉर्म। इसी कार्टेशियन फॉर्म की हमने पढ़नी पोलर फॉर्म। वे क्या आती है याद कर लेंगे, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। जो a और b है उसको रिप्लेस कर दिया r और थीटा ने, तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में 2 चीजें होती हैं, एक r और दूसरा थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास पोलर फॉर्म में क्वेश्चन आता है, जस्ट आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक r और दूसरा थीटा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, r बेसिकली क्या होता है, z का मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म मालूम करनी हो तो आपने 2 चीजें मालूम कर लेनी है। सबसे पहले r क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे r, फिर आपने मालूम कर लेना थीटा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट क्या होगा, थीटा होगा। ये 2 चीजें आप कैलकुलेट कर ले तो आपके पास पोलर फॉर्म आ जाएगी। याद रखिएगा, जो थीटा है इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। थीटा जो एंगल है इसको क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट ऑफ z। तो बहरहाल 2 चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, r और थीटा। r कैसे कैलकुलेट करना है, रियल स्केल प्लस मैग्नीट्यूड। थोड़ी सी ड्रिल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पोलर फॉर्म मालूम कर लें। तो आपको पता है कि इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, r और थीटा मालूम करना है। सबसे पहले r मालूम कर लो। कैसे मालूम करेंगे, रियल स्केल प्लस इमेजिनरी स्केल। बताएं r आ गया यहां से, उसके बाद आप थीटा मालूम कर लें। बताएं क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। ये r है और ये r है रियल स्केल, और ये इसको इससे डिवाइड कर दें, थीटा आ जाएगा। इसको आप सिंपली पुट कर दें, किसमें पुट कर देंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में, तो इसकी पोलर फॉर्म बन जाएगी। हां जी, r की वैल्यू निकाल दें। कितनी है r की वैल्यू, ये कोई 50 डिग्री के करीब आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या है, 5 cos 50 डिग्री प्लस आयोटा sin 50 डिग्री। ये बन गई पोलर फॉर्म। बहुत आसान क्वेश्चन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर पोलर फॉर्म बतानी है तो सिर्फ 2 चीजें कैलकुलेट करनी। कौन कौन सी, r और थीटा। थीटा क्या है, r क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा क्या होता है,
थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी इससे रिलेटेड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी। ईकैट के टेस्ट में 2016 में क्वेश्चन आया, द नंबर 1 plus iota can be expressed as, देखें ये नंबर की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है या पोलर फॉर्म है, तो क्लियरली ये नंबर की कार्टेशियन फॉर्म है। आपने इस नंबर की पोलर फॉर्म बनानी है, तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। cos 45 plus iota sin 45, बीटा ऑप्शन है √2 cos 45 iota sin 45, सी ऑप्शन है √2 cos 30 plus iota sin 30, डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीस। हाँ जी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, किसी भी सूरत गलत नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, बार इसको कैलकुलेट पहले कर लेते हैं जी। बताएं आर कैसे निकालें, रियल स्केयर प्लस इमेजिनरी स्केयर से आर आ जाएगा, ठीक हो गया। मैंने कहा सिर्फ दो चीजें कैलकुलेट करनी है, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है, रियल पार्ट क्या 1 है, तो बताइए 45 आ गया। तो आपको पता है कि पोलर फॉर्म मालूम करने के लिए क्या होती है पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो बताएं r कितना निकाला हुआ है √2 cos 45 प्लस आयोटा sin 45, तो ये आपके पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्यों? अगर आप क्वेश्चन आता ठीक है, नहीं आता तब इसको बैक सॉल्व करना है। जब भी मैं आज के बाद बैक सॉल्व यूज करूंगा, बैक सॉल्व टेक्निक बताऊंगा, तो आपने ऑप्शंस को यूज करना है। कैसे? अब इसमें इसकी वैल्यू ये देखें, अब इसको बैक सॉल्व करना, नहीं सॉल्व करना आता है। cos 45 1/2 होता है, अब वैल्यू पुट करना है एंगल्स की 1/2, तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस बीटा, इसी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब बीटा ही आंसर। अगर तो आप मेथड कर सके ठीक है, नहीं भी कर सके डोंट वरी, आप क्वेश्चन को बैक सॉल्व करना है। और आपको मैंने बैक सॉल्व टेक्निक बता दी है कि कैसे बैक सॉल्व करना है। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है एंगल्स की वैल्यू पुट करते डेफिनेटली क्वेश्चन इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ईकैट के टेस्ट में 2015 में भी यही क्वेश्चन आया, द नंबर √3 plus iota can be expressed as, option A 2 cos 30 plus iota sin 30, beta 2 cos 60 plus iota sin 60, सी ऑप्शन है 2 cos 2 sin 60 plus iota cos 60, डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। अब इसमें आप डेफिनेट करेक्ट करके इसको वही आर थीटा निकालना है। अब आप थोड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, तो इसका आंसर क्या बनता है ए। बट आप यहां मिस्टेक करेंगे, क्या मिस्टेक करेंगे, आप जस्ट ए आंसर की कर देंगे जो कि गलत होगा। याद रखिएगा जब भी एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा उसकी आपने सारी ऑप्शंस को चेक करना है, सारी ऑप्शंस को चेक किए बगैर आपने आंसर को कभी भी नहीं देना। अब देखें ये ऑप्शन सेम नहीं बन रहे, कैसे? आपको पता है कि cos 30 किसके इक्वल होता है, sin 60 के होता है नहीं इक्वल इसके। आपको पता है कि sin 30 किसके इक्वल होता है, cos 60 के। तो ये भी देख लीजिएगा ऑप्शन भी मैच कर रही है, तो इसके दोनों आंसर होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी होगा। क्यों जी देर होगी बात ये वाली,
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आप लोगों को बनाना आ गई। एक और पॉसिबल क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड पॉसिबल, वो क्या है? द आर्गुमेंट ऑफ फोर माइनस फोर इज, इसका आपने आर्गुमेंट बताना है। याद रखिएगा आर्गुमेंट को प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कहते हैं। ऑप्शन है जी 45 माइनस 135 माइनस 45, डेल्टा ऑप्शन है जी 135। करें कैलकुलेट करके आपका आर्गुमेंट बताना है। मैंने क्या आर्गुमेंट को प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कहते हैं जी। आप इसको कैलकुलेट कर लिया होगा इसका आंसर। आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रियल पार्ट। याद रखिएगा आर्गुमेंट कैलकुलेट करते वक्त कभी भी नेगेटिव का यूज नहीं करना। फिर बता रहा हूं, जब भी आपने किसी नंबर का आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है तो नेगेटिव का यूज नहीं करना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैलकुलेट करते वक्त आपको नेगेटिव का यूज नहीं करना है। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो बताएं किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू 45 के, लेकिन इसका आंसर 45 नहीं होगा। कुछ लोग इसी पे इसका आंसर 45 दे देंगे। याद रखिएगा जब भी आर्गुमेंट कैलकुलेट करना तो आपने उसका क्वाड्रेंट मस्ट चेक करना। क्वाड्रेंट चेक करना मस्ट है। कैसे चेक करेंगे? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो बताएंगे सेकंड क्वाड्रेंट नहीं बनता। कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आपने एंगल में से 180 में से एंगल को माइनस करके आंसर देना जो कि डेल्टा बने। याद रखिएगा अगर आप आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आपने नेगेटिव का यूज नहीं करना। इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव का यूज नहीं करना। उसके बाद क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या होगी। तीनों क्वाड्रेंट चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल तो फर्स्ट है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आंसर थीटा ही होगा। अगर क्वाड्रेंट सेकंड होगा तो पाई में से थीटा क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो फिर क्या करेंगे? थीटा में से पाई माइनस करेंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो क्या करेंगे? फिर आप थीटा के साथ नेगेटिव लगा देंगे। ये क्वाड्रेंट के रूल्स हैं थीटा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा थीटा की कैलकुलेशन डिपेंड किस पे करती है? क्वाड्रेंट पर। नेगेटिव साइन पे नहीं करती। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आंसर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में थीटा माइनस पाई होगा, फोर्थ में माइनस थीटा होगा। उसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऐसे भी आ सकता है इफ z equal to 1 minus √3 iota, then argument of z is z conjugate is। अब इसको कैलकुलेट करें। देखिए आपका इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी। π/3 minus π/3 2π/3 या ना फाइंड बताएं क्या। इसमें फिर आप कीवर्ड मिस करोगे। क्या कीवर्ड मिस करोगे? आप इसका आर्गुमेंट तो कैलकुलेट करने की वही टेक्निक है, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ रियल पार्ट। तो ये आ जाएगा π/3, लेकिन ये आंसर कभी भी नहीं होगा। हमें क्वाड्रेंट को चेक करना पड़ेगा। अब इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे? नो, इसका क्वाड्रेंट नहीं चेक करेंगे। हम क्वाड्रेंट किसका चेक करेंगे? इसके कॉन्जुगेट का। पहले आप इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लें। अब बताएं जो लास्ट एक पिछला क्वेश्चन देखिएगा, वापस आ जाइए। पिछला क्वेश्चन में क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड नहीं बनता। लास्ट वाले क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? फोर्थ। जब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो थीटा के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। दोबारा समझें, लास्ट क्वेश्चन देखिए 4 में ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साथ नेगेटिव लगाते हैं। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट बना इसका कॉन्जुगेट लिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बताएं y पॉजिटिव x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट बना। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं? जो भी एंगल आएगा उसमें से पाई में से माइनस करवा देंगे। तो क्या आंसर बनेगा इसका? सी आंसर बनेगा। तो ये क्लियर है? और इसको नोट कर लें। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे।
आज हमने कॉम्प्लेक्स रियल नंबर सिस्टम पढ़ा, उसकी डिटेल से हमने डिस्कशन की, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसमें शॉर्टकट सीखे, उसमें टेक्निक सीखी है, उसमें हमने जो शॉर्टकट सीखे हैं उसमें हमने जो चीजें आपको नहीं पता थी जैसे आर्गुमेंट है वो हमने कैलकुलेट करना सीखा, आर्गुमेंट के रूल्स पढ़े हैं, आयोटा की पावर्स पढ़ी हैं, डिवीजन ऑपरेशंस, पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। कोई एक पॉइंट आप बता दें जो इसमें से रह गया हो, कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, आप सोचे कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें रह गया वो डिस्कस करें। लेकिन हमने एक चैप्टर को 1 घंटे में कंप्लीट किया और इस 1 घंटे में हमने इसकी कोई एक पॉइंट भी नहीं हमने छोड़ा, हमने इसको कंप्लीटली डिस्कस किया। बताएं क्या रह गया? ये नंबर पढ़ा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशंस, हमने उसकी प्रॉपर्टीज, हमने उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, उससे रिलेटेड पास्ट क्वेश्चन, बस आपका काम सिर्फ इतना है। ये जो स्टार्स आपको दे सकता था वही सब है। 1 घंटे के लेक्चर में हमने वो सारी चीजें पढ़नी है जिसकी आपको जरूरत है, जो कि बुक में मौजूद है, जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब रेस्ट ऑफ द थिंग आर अप टू यू। अब आपने इसको करना है, सबसे पहले आप लेक्चर प्रिपेयर करें, उसके बाद आप बुक से एमसीक्यू सॉल्व करें, फिर एग्जांपल्स करें, उसके बाद जो है आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आप इसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, दिस इज आवर फ्रॉम टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।